हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्राउंड वाटर। बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट थे, तो आज का टॉपिक हमारा ग्राउंड वाटर। उसमें हम सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर, पोरोसिटी क्या होती है, परमेबिलिटी का क्या लेना देना है, हमारा एक्यूफर, एक्यूक्लूड, एक्यूटार्ड, एक्यूफ्यूज, ये सब को पढ़ेंगे। सो हियर वी गो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस वाटर। तो अगर हम सरफेस वाटर की बात करते हैं तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये कहाँ पर मिलेगा, तो फाउंड ऑन द लैंड सरफेस। जो भी है हमारा ये जो वाटर है वो हमें कहाँ मिलता है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ पर मिलेगा हमें, सरफेस पे या फिर लैंड के टॉप लैंड पे, जो हमारा सरफेस है या फिर जो हमारा टॉप है, टॉप ऑफ द लैंड है, वहाँ पे मिलेगा हमारा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये हमारा ओशंस हो गया, ओशंस हो गए हमारे, जो सी हैं, ये रिवर हो गए, लेक्स हो गए, ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जो लेक्स हैं हमारी, जहाँ पर हम वाटर बॉडीज जिन्हें बोलते हैं हम, जो वाटर बॉडीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, वहाँ से जो हमें वाटर मिलता है, ये हमारा सरफेस वाटर हो गया। अगर हम इसकी बात करें कि मेजोरिटी ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज में आता कहाँ से है, मेजोरिटी ऑफ वाटर कहाँ से आता है, तो अगर मेजोरिटी ऑफ वाटर कहाँ से आता है तो उसकी बात करें तो ये जो हो गया हमारा रेन, या फिर इसे प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं। तो रेन रेन प्रेसिपिटेशन, इनकी प्रोसेस के थ्रू हमारा मेजोरिटी ऑफ वाटर आता है, तो ये हो गया हमारा सरफेस वाटर। लेकिन हमारे को आज बात करनी है सब सरफेस वाटर की, जैसे हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर बिलो द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू रॉक ऑफ फ्लोएज, रॉक ऑफ फ्रैक्चर। तो अगर हम बात करते हैं तो ये तो, लेकिन हमारा जो बह रहा है ऊपर, ये जो हमारा चल रहा है पानी, ये हमारा सरफेस वाटर के अंदर आएगा क्योंकि सरफेस के ऊपर है। लेकिन जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर बिलो, जो पानी की जो उपस्थिति है वो कहाँ है, बिलो द अर्थ क्रस्ट। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जैसे हमें पता है ये हमारा अर्थ है, तो सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो हमारी लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, सबसे पहले हमारी क्रस्ट होगी। जैसे सबसे पहले क्रस्ट हो गया, फिर हमारा मेंटल आता है, और फिर हमारा कोर आता है। उसमें भी कोर आएगा हमारा, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो हमारा क्रस्ट है, ये जो मैंने डार्क पार्ट किया है, ये जो हमारा क्रस्ट पार्ट है, इसमें जो है, इसके थोड़े और नीचे जाने पे हमें ये जोन मिलते हैं, जो कि हो गया हमारा रॉक ऑफ फ्लोवेज, रॉक ऑफ फ्रैक्चर। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि रॉक ऑफ फ्लोवेज और रॉक ऑफ फ्रैक्चर ऐसा क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले हम रॉक ऑफ फ्लोवेज पे चलते हैं। तो रॉक ऑफ फ्लोएज क्या कहता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू प्लास्टिक स्ट्रेसेस। तो जो हमारा पानी है, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें जो हमारा वाटर में मॉलिक्यूल्स, मीडियम पार्टिकल प्रेजेंट है, उनमें कौन सा डिफॉर्मेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछेंगे कि कौन से में परमानेंट डिफॉर्मेशन, ऐसा कौन सा जोन है जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हमारा जोन ऑफ फ्लोवेज में हो जाता है, वो भी किन के कारण, प्लास्टिक स्ट्रेसेस के कारण। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि वो अपनी शेप, जो ओरिजिनल शेप है, उसे रिगेन नहीं कर सकते मीडियम पार्टिकल। नाउ दूसरा पॉइंट बोलता है कि वाटर इन दिस जोन इज प्रेजेंट ओनली इनसाइड द, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम। मीडियम के पोर्स में प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रक्चर जो ऑफ मीडियम है उसके इनसाइड में प्रेजेंट है। इसलिए इस पानी को हम इंटरनल वाटर जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनके, ये जो मीडियम पार्टिकल है, इनके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो वाटर है इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, ये इंटरनल वाटर जोन है। अब इसको अगर हम बात करते हैं तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते वाटर को। अगर आपको याद हो, सॉइल में वाटर कंटेंट के लिए आप बहुत सारे डिफरेंट टेम्परेचर पढ़ते हो कि 80 डिग्री पे, 60 डिग्री पे हम वार्म करेंगे ऑर्गेनिक सॉइल को, जिप्सम वाले सॉइल को हम 80 डिग्री पे, पर 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ऊपर हम नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चर वाटर जो है वो एवोपरेट होने लगेगा या डैमेज होने। वो कौन से स्ट्रक्चर वाटर, यही जो वो पानी है जो हमारा मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, इंटरनल वाटर जोन जिसे कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि एक तो इसका कोई इंजीनियरिंग यूज नहीं है। तो इसका कोई भी इंजीनियरिंग यूज नहीं है, तो मतलब ये जोन हमारे काम का है नहीं। और ये जोन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो जोन की थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ द जोन एक्सटेंड्स अप टू सेवरल किलोमीटर बिलो द अर्थ क्रस्ट। मतलब जो अभी हमने अर्थ क्रस्ट देखी, इसमें भी हम ऊपर ऊपर की बात करें, अगर ऊपर ऊपर में हमें मिल जाएगा अपना जोन ऑफ फ्रैक्चर का जोन मिल जाएगा, लेकिन बहुत नीचे किलोमीटर में डिग आउट करेंगे तब जाके हमें कौन सा जोन मिलेगा, जोन ऑफ फ्लोवेज। और वो भी इसका कोई भी इंजीनियरिंग यूजेस नहीं है, क्योंकि ये पानी हमारा मीडियम के पार्टिकल्स के इनसाइड में लोकेटेड है। तो ये वाटर हमारा किसी भी काम का नहीं है। और इसमें किस तरीके का डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, वो भी प्लास्टिक स्ट्रेसेस के कारण। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, तो वो है हमारा जोन ऑफ फ्रैक्चर। तो देखो, सबसे पहली बात थी इसमें, उसमें क्या था, हमारा प्लास्टिक स्ट्रेसेस था। इसमें क्या है, हमारा इलास्टिक स्ट्रेसेस लगते हैं। इलास्टिक स्ट्रेचेस लगना मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन, अपने ओरिजिनल शेप को ये रीगेन कर सकता है।
तो इसकी अगर बात करें तो ये जो है हमारा ज़ोन जो है हमारा कहाँ पर प्रेज़ेंट है, 100 से लेके 1000 मीटर के अंदर। वो सेवरल किलोमीटर अंदर था और ये 100 से लेके 1000 मीटर के अंदर अंदर प्रेज़ेंट है। मतलब इसमें इतना डिग आउट करोगे तो आपको ज़ोन ऑफ फ्रैक्चर मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें वाटर कहाँ प्रेज़ेंट है, तो वाटर हमारा वॉइड्स में अवेलेबल है। वाटर हमारा कहाँ अवेलेबल है? वॉइड्स के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? हमने ये देखा था कि सॉइल का स्ट्रक्चर या किसी का भी मैटर में क्या-क्या होता है। जैसे ये मेरे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर बीच में हमारा वॉइड्स हैं। ये वॉइड्स जो हैं यहीं पे हमारा एयर प्रेज़ेंट होगा, वाटर प्रेज़ेंट होगा। तो अगर वाटर प्रेज़ेंट है तो हम उसको निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यही जो है यहाँ पर जो हमारा स्पेस खाली है, ये जो वॉइड्स है यहाँ पर हमारा वाटर या एयर प्रेज़ेंट होगी। तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो वाटर ऑफ फ्रैक्चर है, ये वाला वाटर हमें वॉइड्स के अंदर मिलता है। वेल अगर हम बात करें तो इस पानी का हमारा इंजीनियरिंग यूज़ है, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर अपनी जो भी जिस काम में यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ये जो वाटर है हमारा, ये इंजीनियरिंग यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब एक डायग्राम देख लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो जो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्राउंड लेवल है। मतलब इसके ऊपर हमें अपनी ट्रीज़, पेड़-पौधे देखने को मिलेंगे, पेड़-पौधे देखने को मिलेंगे, हाउसेस देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। वहीं पे अगर हम नीचे जाते हैं तो थोड़ी सॉइल होती है, तो ये सॉइल है। फिर हमारा इंटरमीडिएट वाटर है, फिर हमारा कैपिलरी वाटर है, जो वाटर हमारा कैपिलरी के थ्रू आ जाता है। कैपिलरी वाटर जो है हमारा कैपिलरी वाटर जो है ये हमारा आ जाता है। इस अब एक क्वेश्चन आता है कि कैपिलरी एक्शन हमें किस वजह से देखने को मिलता है? तो ये हमारा कोहेजन और एडहेशन दोनों के देखने की वजह से मिलता है। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल से एक दूसरे से अटैच होते जा रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी? कोहेसिव प्रॉपर्टी। कोहेजन मतलब अगर बस अपने सेम पार्टिकल से अटैच हो रहे हो तो ये कोहेजन है। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल को आप डालो ग्लास पे, तो वो क्या करता है? वो वाटर का मॉलिक्यूल वो ग्लास पे हमारा स्प्रेड करना। जब हमारा एक वाटर जो है, वाटर दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा पार्टिकल है, ये ग्लास है, ये दूसरा पार्टिकल है, तो ये जब एक दूसरे के संग अटैच होने लगते हैं, ये उसमें उस पे दोनों में एक दूसरे में स्प्रेड होने लगते हैं, बिल्कुल ज़्यादा दूरी देखने को नहीं मिलती है। तो ये किस तरीके का होता है? एडहेसन। तो अगर आपने देखा हो तो फेविकॉल के डिब्बे पे लिखा भी होता है कि वो एडहेसिव है। एडहेसिव मतलब कि जिससे दो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हो, फेविकॉल की फेविकॉल का हेल्प लेते हो और दो डिफरेंट मटेरियल को स्टिक कर लेते हो। तो एडहेसिव का मतलब क्या है? कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का अटैचमेंट। वेल कोहेजन क्या है? जो सेम पार्टिकल्स में अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो कैपिलरी एक्शन जो है ये एडहेशन और कोहेशन दोनों की वजह से देखने को मिलता है। तो अब हमने ये देखा, सॉइल वाटर हो गया, इंटरमीडिएट वाटर हो गया, फिर हमने कैपिलरी वाटर देखा, फिर ग्राउंड वाटर हो गया। अब जब हमने किसी सॉइल में वाटर डाला, तो जो सबसे पहले आप कभी देखना को इस गमले में पानी डालते हो तो कुछ सरफेस पे दिखता नहीं, गीला होता है, लेकिन पूरा पानी नीचे सोख लेता है। वो किस वजह से होता है? हमारा ग्रेविटी के फ्लो के कारण। जो ग्रेविटी के फ्लो के कारण नीचे गया है उसी को हम ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। और अभी हमने देखा कि जब ये पूरे ग्रेविटी वाटर फिल हो जाएगा तो ऊपर वाटर हमारा मॉलिक्यूल मूव करने लगेगा कोहेसिव और एडिशन के कारण। तो ये हमारा कौन सा वाटर हो जाता है? कैपिलरी वाटर। तो ये जो पूरा एरिया है जिसमें हमने अभी तक देखा, सॉइल वाटर, इंटरमीडिएट वाटर और ग्रेविटी, कैपिलरी वाटर और हमारा सैचुरेटेड वाटर, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। इसको बोलते हैं हम जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। और बहुत ज़्यादा सेवरल किलोमीटर हम डिग आउट करेंगे तो हमें इंटरनल वाटर मिलेगा, जो हमारा अंदर का मॉलिक्यूल्स में पानी घुसा हुआ है। मतलब जो हमारा वाटर है, जो हमारा मीडियम पार्टिकल है, उसके इंटरनल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ रॉक ऑफ फ्लोवेज। तो हमें उस जोन से हमें लेना देना है नहीं, हमारा पूरा अभी ध्यान हमारा जोन ऑफ रॉक ऑफ फ्रैक्चर में रहेगा। तो इसको आप समझेंगे हम। वहीं पे अगर एक और पॉइंट की बात करें, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इंटरमीडिएट जोन की बात करें, अगर इंटरमीडिएट वाटर की बात करें, तो ये हमारा सैचुरेटेड लेस देन 1 होता है। मतलब जो हमारा सैचुरेट डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो लेस देन 1 होता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वो होता है कि हमारे वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है। तो वॉइड्स में हमारा कितना वाटर प्रेजेंट है, अगर वो लेस देन 1 है, इसका मतलब वो पूरा वाटर से फुल्ली नहीं है, फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है। पर वहीं पे अगर हम कैपिलरी वाटर या फिर ये जो हमारा ग्रेविटी वाटर है, इस पूरे जोन की बात करें, तो ये जो पूरा जोन है मेरा, ये सैचुरेटेड इक्वल टू 1 माना जाता है। ये हमारा जो सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 देखा जाता है। तो ये हमारा हो गया जोन ऑफ एरेशन, बोलते हैं इसे जोन ऑफ एरेशन, और इसे हम सैचुरेशन जोन बोलेंगे। और ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसका 1 होता है, ये लेस देन 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉइड्स में हमारे एयर भी प्रेजेंट है।
तो एक पॉइंट को नोटिस कर लेते हैं, एक पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फैक्ट को लिख लेते हैं कि जैसे अगर हम कैपिलरी पॉइंट पे बात करें, अगर एट कैपिलरी पॉइंट बात करें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि नीचे अभी हमने देखा कि वाटर ग्राउंड वाटर होता है, ये ग्राउंड वाटर है हमारा, सॉरी ग्रेविटी वाटर है, और ये हमारा कैपिलरी वाटर है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, हमारा वाटर का डायग्राम इसमें देखना चाहूँ, तो जैसे हमें ये पता है कि कैपिलरी पे हमारा वाटर टेंशन में होता है, टेंशन में होता है। तो जैसे अगर मैंने वाटर यहाँ पर इसको पॉजिटिव माना, इसे पॉजिटिव माना, तो कैपिलरी जो ग्रेविटी वाटर था मैंने पॉजिटिव माना, उसमें वाटर जो पोर वाटर प्रेशर है वो पॉजिटिव है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो कैपिलरी में हमारा कैपिलरी जो सेक्शन है वहाँ पर हमारा वाटर किस में होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव टेंशन प्रेशर लग रहा होता है। लेकिन अब अगर हम कैपिलरी पॉइंट पे बात करें, कैपिलरी पॉइंट पे जैसे हमारा नॉर्मल वाटर है, अगर वो हमारा ग्रेविटी में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा जैसे हमने पढ़ा है, और जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी जो होती है, उसकी डेंसिटी होती है, वो हमने देखी है। लेकिन जैसे ही वो कैपिलरी पॉइंट या उससे अबव होता है तो जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट होती है, जैसे ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें। फिर अगर हम उसकी बात करते हैं वो है हमारा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी। तो अगर हम विस्कोसिटी की बात करें और डेंसिटी की बात करें तो इनमें क्या चेंजेस आएंगे, कैपिलरी पॉइंट पे बात कर रहे हैं स्पेशली कि कैपिलरी पॉइंट पे क्या चेंजेस आएंगे। तो जो हमारा नॉर्मल वाटर है और अगर वो कैपिलरी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। वेल फ्रीजिंग पॉइंट और जितना है उससे कम और हो जाएगा और डिक्रीज कर जाएगा और कम पे जाके हमारा फ्रीज होगा। वेल अगर हम बात करते हैं विस्कोसिटी और डेंसिटी की, तो बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि एट कैपिलरी पॉइंट व्हाट आर द फॉलोइंग विच गेट इंक्रीजेज और व्हाट आर द चेंजेस विच यू सी। तो बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और डेंसिटी हमारे इंक्रीज करते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या है, वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये हमारा कहाँ होगा, कहाँ पर वो देखने को मिलेगा, कैपिलरी पॉइंट पर, एट कैपिलरी पॉइंट। वेल अगर हम बात करते हैं कैपिलरी में हमारा जो वाटर है वो हमारा नेगेटिव होता है, मतलब उसमें टेंशन होता है, टेंशन जोन में प्रेजेंट होता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि पोरोसिटी, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट समझने पड़ेंगे। पहला उसमें से है पोरोसिटी। वेल पोरोसिटी की बात करते हैं तो जैसे हमें पता है कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। पहला है हमारा सॉलिड, सॉलिड है हमारा, एक मैटर होता है, और एक हमारा होता है लिक्विड। वेल दूसरा स्टेट ऑफ मैटर है हमारा लिक्विड, और एक है हमारा गैस। सपोज हमने एक सॉइल का सैंपल लिया तो सॉइल हमारा सॉलिड है, तो उसके कुछ पार्टिकल्स अपने ऐसे अटैच होंगे। वेल ये तो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, चलो ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं तो उसमें कुछ वॉइड्स हैं, जैसे ये वॉइड्स प्रेजेंट है, खाली जगह प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हमारा वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है। और जो वाइट से दिख रहा है, या फिर हम कोई और कलर ले लेते हैं, एयर के लिए हम येलो ले लेते हैं, और जो येलो है, जो हमारा येलो कलर है, उसमें क्या है हमारा, ये हमारा एयर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो ये वाली कंडीशन जो होती है वो हमारी क्या होती है कि सेचुरेशन डिग्री <<1 है। वेल अगर हम पर बात करते हैं कि अगर हमारा पूरा वाटर से फिल होगा तो ये मेरा किस कलर का हो जाएगा, पूरा पानी जो से फिल होगा तो ये मेरा जो वॉइड्स है वहाँ पर हमारा पूरा हमें ये ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा, मतलब मेरे वॉइड्स है ना पूरे वाटर से फिल है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, सेचुरेटेड वाली। सैचुरेटेड मतलब S=1। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो यही डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो। मिनरल गेन्स मतलब क्या, ये जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा सॉलिड का पार्टिकल्स, और उसके जो पोर स्पेस है वहाँ पर आप ब्लू कलर से देख सकते हो। पोर स्पेस जो है वहाँ पर आप ब्लू कलर से देख सकते हो, वो आपको वाटर से फिल दिखने को मिलेंगे। ये जो है हमारा वाटर से फिल है। तो पोरोसिटी क्या होता है, शोज वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मीडियम एंड रिप्रेजेंटेड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन इट। क्या बोल रहा है कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है भाई, जितना ज़्यादा पोर्स होंगे, मतलब मान लो किसी के पास कोई आयरन है, आयरन में पोर्स कम होंगे इन कंपेयर टू सेंट। दोनों ही सॉलिड हैं, दोनों ही सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो लेकिन जिसमें पोर्स ज़्यादा होंगे उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो ये बोल रहा है। तो अब देखो यहाँ से समझना है कि अगर हम कभी बोल देंगे कि ये वाला मटेरियल हमारा बहुत पोरस है, तो आपको सडन क्लिक करना चाहिए कि बहुत पोरस है, इसका मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें मीडियम में वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा है। वॉल्यूम वॉइड ज़्यादा है तो उसमें कोई भी स्टोरेज की कैपेसिटी है, हवा या पानी, उसको स्टोर करने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा पोरस है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आ गया होगा कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है मीडियम में, वो हमारी शो करता है पोरोसिटी कि कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्रेजेंट है हमारे उस पर्टिकुलर मैटर में। वहीं पे एक होता है हमारा परमेबिलिटी। अब देखो ये परमेबिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू पास द फ्लूइड थ्रू इट। कोई भी जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड कैन बी लिक्विड और गैस,
तो फ्लूइड जो है हमारा वो उसको पास करने की जो एबिलिटी है किसकी, मीडियम की, ये जो हमारा पर्टिकुलर मटेरियल है उसमें जितने पोर्स होंगे और जो हमारा परमेबिलिटी मतलब उस वाटर को या फिर कोई भी जो फ्लूइड है उसको कितना पास करने दे रहा है, उस एबिलिटी को हमारे परमेबिलिटी कहते हैं। तो दोनों बात समझ में आ गई। अगर हमने पोरोसिटी वर्ड यूज किया मतलब उसमें कितना वॉइड्स प्रेजेंट है कि वो कितना स्टोर कर सकता है। और अगर हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा परमेबल है मतलब कि हमारा जो मतलब मान लो छन्नी की तरह है, तो वो इस मीडियम से दूसरे मीडियम में उसको बाहर जाने दे रहा है, मतलब मीडियम में पास होने दे रहा है, जो भी फ्लूइड है वन मीडियम टू अनदर मीडियम पास होने दे रहा है। तो ये हमारी परमेबिलिटी हो गई। परमेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है कैसे डिनोट। तो डार्सी लॉ जब हम पढ़ते हैं, डार्सी लॉ पढ़ते हैं, डार्सी लॉ जब होता है कि सैचुरेटेड जो सॉइल है हमारी उसके लिए हम एप्लीकेबल करते हैं, जो वेलोसिटी है हमारा वेलोसिटी ऑफ मीडियम है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हमारा डार्सी लॉ कहता है कि जो हमारा वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, आई से शो करते हैं, जिसमें ये होता है हेड लॉस अपॉन लेंथ, जो भी पर्टिकुलर, जैसे ये मान लो कि दो यहाँ पर एक वाटर का कंटेनर एक यहाँ पर है, तो ये इसका जो हेड वन होगा, इसका जो हेड है, इसका जो हेड है, इन दोनों के बीच में जो हेड का डिफरेंस है इसे हेड लॉस बोलेंगे। और जितनी लेंथ में ये पास कर रहा है, जैसे इस पूरे हेड से पूरे इस लेंथ से पास कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे एल। तो ये जो जितनी लेंथ से पास कर रहा है और जितना हेड लॉस है उनके में हेड डिफरेंस है, उसको बोलेंगे हम हेड लॉस, हेड अपॉन हेड डिफरेंस अपॉन लेंथ। इसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका सिंबल हमारा आई है, जिसमें ये बोलता है कि वेलोसिटी जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो जब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं के, और यही है हमारा परमेबिलिटी। तो मीडियम की एबिलिटी, जितनी मीडियम की एबिलिटी है कि वो पास करने देता है फ्लूइड को, इसी को बोलते हैं हम परमेबिलिटी। तो अब यहीं से हमारे चार चीज शुरू होते हैं। वन है हमारा एक्यूफर, एक होता है हमारा एक्यूफर, एक होता है हमारा एक्यूटार्ड, क्लूड और फ्यूज। तो अब यही दोनों जो पोरोसिटी और परमेबिलिटी वाला टर्म है इन्हीं पे डिपेंड करता है हमारा एक्यूफर। एक्यूफर की बात करते हैं तो एक्यूफर क्या है, हमारा एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। अगर इसकी बात करें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, तो अब हम इसमें बात करते हैं। तो अभी हमने दोनों टॉप पॉइंट देखे कि हमारा परमेबिलिटी और पोरोसिटी। तो अब अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये दोनों है, इसके अंदर पोरस भी, मतलब जो मटेरियल हम इस एक्यूफर में यूज होगा या देखेंगे वो पोरस भी होगा और वो परमेबल होगा। मतलब पोरस भी है इसका मतलब उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ वॉइड्स हैं जो कि एक वाटर को कंटेन कर सकता है, और ये परमेबल भी है मतलब कि ये अपने से पानी को दूसरे मीडियम में पास होने देगा। तो ये जो अगर हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में आता है कि ये कौन सा होता है जो पोरस भी और परमेबल होता है, आप किस पे क्लिक करोगे, एक्वीफर पे क्लिक करोगे। और ये एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिससे हम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें से हम वाटर को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल याद करने हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, फाइन सैंड, जैसे फाइन सैंड की बात करते हैं तो वो पोरस भी है और परमेबल है, फाइन सैंड विल बी द गुड एग्जाम्पल। और वहीं पे अगर हम बात करें तो कोर्स सिल्ट, सिल्ट भी वो भी कौन सी, कोर्स, जो थोड़ी मोटी हो। फाइन सैंड एंड कोर्स सिल्ट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ एक्यूफर। वहीं पे अगर हम एक्यूफर की बात करें तो सबसे पहला एक्यूफर है हमारा कन्फाइंड एक्यूफर और अनकन्फाइंड एक्यूफर। अगर इस पे बात करें तो अनकन्फाइंड को पहले देख लेते हैं। अनकन्फाइंड एक्यूफर की बात करते हैं तो अनकन्फाइंड का मतलब क्या है, कन्फाइंड मतलब क्या होता है कि दो, मतलब पानी है हमारा लेकिन वो दो लेयर के बीच में फंसा हुआ है। तो अनकन्फाइंड क्या है कि मतलब वो किसी में फंसा हुआ नहीं है। इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली ग्राउंड वाटर के नीचे डिग आउट करोगे और आपको पानी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस पे प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ग्रेटर नहीं होगा, प्रेशर विल बी लेस देन। इसमें कैसा होगा, प्रेशर जो लग रहा है हमारा इस पे अनकन्फाइंड पे वो लेस देन होगा किससे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से हमारा जो इसका प्रेशर है वो कम होगा अनकन्फाइंड एक्यूफर में। वहीं पर अगर हम कन्फाइंड एक्यूफर की बात करते हैं तो कन्फाइंड एक्यूफर में क्या होगा कि आपने डिग आउट किया तो आपको एक इम्परविएबल लेयर मिलेगी, एक इम्परविएबल लेयर यहाँ मिलेगी और एक इम्परविएबल लेयर यहाँ मिलेगी, मतलब आपको और डिग आउट करना पड़ेगा यहाँ पर अच्छे से। तो अगर हम बात करते हैं इम्परविएबल लेयर की, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको वाटर मिलेगा और ये क्या है, हमारा इम्परविएबल लेयर मिलेगी। तो इम्परमेबल यहाँ मिल गया और इम्परमेबल यहाँ मिल गया, बीच में हमारा क्या है, वाटर हमारा ट्रैप्ड है, वाटर हमारा जो है ट्रैप्ड है। तो जब हम इसमें बात करते हैं कि इस वाले कन्फाइंड एक्यूफर की बात करते हैं,
कन्फाइंड एक्वीफर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा जो प्रेशर है, जो ये इसमें जो प्रेशर होता है वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ग्रेटर होगा। ये क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि ये कन्फाइंड है, दोनों तरफ से घिरा हुआ है। दोनों तरफ जो है इसमें हमारे एक इम्परविएबल लेयर है, तो ये जो है इसका प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ग्रेटर होगा। तो एक डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं। तो सपोज ये मेरा ग्राउंड लेवल है, इसको मैं अपना ग्राउंड लेवल बोलती हूँ, और अगर मैंने इसको ग्राउंड लेवल को थोड़ा सा डिग आउट किया, हमने एक डिग आउट किया, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डिग आउट किया, तो हमने एक वेल जैसा बनाया। तो अब वेल हमने इसलिए बनाया कि हम पानी को निकाल सकें, पानी को निकाल सकें। तो ये हमने डिग आउट किया इसको, तो अब हमने एक वेल बना ली, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे वाटर मिल गया है, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल गया है, यहाँ पर डिग आउट करने पे वाटर मिल गया, तो ये मेरा कौन सा एक्वीफर हो जाएगा? ये मेरा अनकन्फाइंड एक्वीफर हो जाएगा। अनकन्फाइंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इम्परविएबल लेयर नहीं है, लेकिन मुझे वाटर चाहिए, और यहाँ पर मेरा एक मान लो एक इम्परविएबल लेयर है, तो मुझे उसे और ज़्यादा उसको करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मेरा एक इम्परविएबल लेयर है यहाँ पर भी, और एक यहाँ पर भी, तो अब मुझे उसे भी डिग आउट करना पड़ेगा, उसे भी डिग आउट करना पड़ेगा, और मुझे वाटर के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी वाटर इंटरप्ट है, तो मुझे और पानी चाहिए, तो ये वेल के लिए मुझे इसे भी डिग आउट करना पड़ेगा। अगर मैं इसे डिग आउट करूंगी तो यहाँ से इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, और ये वेल को जो है मुझे और एक्सटेंड करना पड़ेगा, और यहाँ से हमें वाटर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं, तो हम डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अनकन्फाइंड। यहाँ पे क्या है? अनकन्फाइंड। कोई भी प्रेशर, जो प्रेशर वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी एक्वीफर की बात करूँ, तो ये किस तरीके का हो गया? यहाँ पे देखो, ये इम्परविएबल लेयर है दोनों, तो ये हमारा कौन सा हो गया? वो सॉरी, कन्फाइंड एक्वीफर। ये कौन सा एक्वीफर हो गया हमारा? कन्फाइंड। इसमें जो प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो वो है हमारा एक्कीक्लूड। अगर हम एक्कीक्लूड की बात करें, तो ये भी हमारा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, मतलब अपना फॉर्म हुआ है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन तो है, पर इसका एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल किसको लेंगे? एग्जाम्पल हम लेंगे क्ले को। क्यों क्ले को लेंगे? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है हाईली पोरस। जो एक्कीक्लूड होता है, एक्वीफर क्या था? पोरस भी और परमिएबल भी। हाईली पोरस, हाईली पोरस का मतलब क्या है? पोरस अभी समझा था। पोरोसिटी इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है कि आप उसमें कितने वर्ड्स प्रेजेंट हैं। तो जो भी है ये हाईली पोरस है, मतलब इसमें नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा है, इसमें पानी की मात्रा को कंटेन करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम इसके संग ये है कि ये इम्परविएबल है। ये पानी तो कंटेन करता है, पर ये पानी को पास थ्रू होने नहीं देता। ये जो मटेरियल है, जो ये मीडियम है, ये वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने नहीं देता है। हैंस वाटर कैन नॉट बी ड्रेन्ड आउट। तो वाटर इसमें से ड्रेन्ड आउट नहीं हो सकता। इम्परविएबल है, मतलब वाटर कैन नॉट बी ड्रेन्ड आउट। अगर पानी ड्रेन्ड आउट नहीं हो सकता, तो फिर बस इसका पोरसनेस है। तो अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? क्ले। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो क्ले, जब क्ले में हम वाटर मिलाते हैं, तो देखते नहीं वो उसमें स्वेलिंग की जैसी पच पच जैसा होने लगता है, तो वो स्वेलिंग है, स्वेलिंग होने लगती है। और वाटर बिल्कुल रिमूव हो जाए, ड्राई हो जाए, तो वो श्रिंकेज होता है। लेकिन उस वाटर को हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी वो है इम्परविएबल, वाटर को अपने मीडियम से पास थ्रू नहीं होने देता। तो वाटर कैन नॉट बी वाटर ड्रेन नहीं हो सकता है। वहीं पे अभी हम एक्वीफर देख चुके हैं। तो एक्वीफर क्या था? हमारा फाइन सैंड और कोर्स सिल्ट के जैसे एग्जांपल, जो कि पोरस भी है और परमिएबल भी है। फिर अभी हमने एक्यूक्लूड देखा, जिसमें क्या है कि वो एक अच्छा खासा पोरोसिटी तो रखता है, लेकिन पास होने नहीं देगा अपने अंदर से, मतलब उसमें परमेबिलिटी जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहीं पे अब हम एक और देखते हैं, वो है एक्यूटार्ड। अगर एक्यूटार्ड की बात करें, तो ये भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, ये तो हमें पता ही है। तो लेकिन इसमें क्या है कि ये पोरस भी है, ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो पोरस भी है, लेकिन लेस परमिएबल है सैंड के कंपेयर में। जो हमने अभी देखा था सैंड, उसके फाइन सैंड में, एक्वीफर्स में जो सैंड देखे थे उसके कंपेयर में, जो रेत थी उसके कंपेयर में हमारा लेस परमिएबल है। तो पोरस है, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें वाटर कंटेंट होगा, मतलब इसके वर्ड्स में वाटर मिल जाएगा, लेकिन उतनी पोरोसिटी देखने को नहीं मिलेगी। ये क्या है? लेस परमिएबल है इन कंपेयर टू किसके? लेस परमिएबल है हमारे एक्वीफर के। तो एक्वीफर के कंपेयर में ये लेस परमिएबल है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो जब मैं सैंड में, देखो सैंड है, सैंड है, अच्छी खासी परमेबिलिटी शो कर रहा है, सैंड है, ठीक है, सैंड हमारी अच्छी खासी परमेबिलिटी शो कर रहा है। लेकिन अगर लेस परमेबिलिटी दिखानी, तो उसमें क्या मिला दूं? क्ले मिला दूं, क्योंकि क्ले के अंदर परमेबिलिटी जैसी खास बात तो थी नहीं। तो जो सैंड में क्ले का भी अमाउंट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा सैंडी क्ले।
वो एक्यूटार्ड का हमारा अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। एक लास्ट है हमारा एक्यूफ्यूज। एक्यूफ्यूज क्या होता है, जो कि इस तरीके के फॉर्मेशन है, इस टाइप का फॉर्मेशन है, जो कि ना कि पोरस होते हैं, पोरस भी नहीं है, मतलब उनके अंदर वॉइड्स भी नहीं है। तो वॉइड्स किस में देखने को नहीं मिलते? अगर आपने सॉइल का लेक्चर देखा हो तो उसमें जब हमने पोरोसिटी को डिफाइन किया, तो पोरोसिटी बस कब किस कंडीशन में जीरो होगी? जब वो मेरा रॉक होगा। रॉक में क्या होता है, हमारे कोई भी वॉइड्स देखने को नहीं मिलते, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाता है, जीरो। तो ये क्या हो गया, एक तो वो पोरस भी नहीं है और वो परमिएबल भी नहीं है। नॉर पोरस नाइदर परमिएबल। जब पोरसिटी ही नहीं है, जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो पास करने के लिए, तो वो पास क्या करेगा? तो परमिएबल भी नहीं है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया जिसमें वर्ड्स नहीं होते, वो है हमारे रॉक। जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट विल बी द गुड एग्जाम्पल। तो ग्रेनाइट है वो हमारा पास होने नहीं देगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जीरो हो जाएंगे। तो ये सब हमारा हो गया। तो अभी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सरफेस वाटर देखा जो कि सरफेस पे फ्लो करते हैं, जो कि हमारा रिवर और स्नो हो गया, सॉरी रिवर और हमारा ओशन सी, ये सब हो गया। फिर हमने जोन ऑफ फ्लोएज देखा था। जोन ऑफ फ्लोएज क्या है, जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इसमें जो हमारा पानी है वो एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। वहीं पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है हमारा जोन ऑफ फ्रैक्चर में, और पानी जो हम निकालते हैं वो इसी से निकालते हैं। फिर पोरोसिटी, जिसके अंदर पानी को या फिर कोई भी जो वॉइड्स हैं उसमें कुछ स्टोर हो सके, उस प्रॉपर्टी को पोरोसिटी कहते हैं। परमेबिलिटी, जिसमें से कुछ पास हो सके, वो परमेबिलिटी था। एक्वीफर देखा, जिसमें भी अनकन्फाइंड और कन्फाइंड देखा। अनकन्फाइंड जिसमें कोई भी इम्परमेबिलिटी नहीं है, आप डायरेक्टली डिग आउट करोगे वाटर मिलने लगेगा। इसमें जो प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कम होता है, और कन्फाइंड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। एक्यूटार्ड मतलब वो क्या है, पोरस तो है, पानी की मात्रा है उसमें, लेकिन वो परमेबिलिटी नहीं है शो करता, मतलब पानी इधर से उधर नहीं जा सकता है। वहीं पे अगर हम सैंड में थोड़ा सा क्ले मिला दें तो एक्यू फ्यूज जैसी, एक्यूटार्ड जैसी हमें कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसमें वो पोरस तो होगा लेकिन लेस परमेबल है। और एक्यूफ्यूज क्या, ना ही पोरस है ना ही परमेबल है। तो अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि इनको अरेंज करो पोरोसिटी के बेसिस पे। तो अगर पोरोसिटी के बेसिस पे करें तो सबसे ज़्यादा पोरोसिटी किसके अंदर देखने को मिली थी? एक्यूक्लीड के अंदर। जो क्ले है उनके अंदर पोरोसिटी ज़्यादा देखने को मिली थी, तो एक्यूक्लीड सबसे ज़्यादा हो गया। फिर हमने क्ले में ज़्यादा देखने को मिली, तो हमने सिल्ट के अंदर क्ले मिलाया था, सॉरी सैंड के अंदर क्ले मिलाया, तो एक्यूटार्ड आ जाएगा। फिर हमारा एक्यूफर आएगा क्योंकि सैंड है, और उसके बाद हमारा एक्यूफ्यूज आएगा क्योंकि उसके अंदर तो कोई भी पोरोसिटी भी नहीं है, और हमारा कोई भी परमेबिलिटी नहीं है। तो चाहे परमेबिलिटी के बेसिस पे हम इनको अरेंज कर दें या फिर हम पोरोसिटी के बेसिस पे अरेंज करें, लास्ट में हमारा एक्यूफ्यूज ही आएगा। तो परमेबिलिटी में भी देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे ज़्यादा परमेबल कौन था? हमारा सैंड वाला, जो फाइन सैंड थे हमारे वो परमेबल थे, तो वो किस कंडीशन में थे? एक्यूफर में प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले हमारा एक्यूफर आ जाएगा, फिर हमारा एक्यूटार्ड आ जाएगा। तो आप एक चीज़ देखो, एक्यूटार्ड सेकंड पोजीशन पे ही है और एक्यूफ्यूज अपना फोर्थ पोजीशन पे ही है। फिर हमारा एक्यूक्लूड आ जाएगा क्योंकि वो परमेबिलिटी शो नहीं करता है, तो एक्यूक्लूड आ जाएगा, और फिर हमारा आएगा एक्यूफ्यूज। तो एक्यूफ्यूज विल बी द लास्ट वन। तो अगर हम पोरोसिटी के बेसिस पे देखें तो एक्यूक्लूड सबसे ज़्यादा पोरस है, और सबसे कम पोरस है हमारा एक्यूफ्यूज। और परमेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो एक्यूफर हमारा सबसे ज़्यादा परमेबल है, उससे वाटर का मीडियम में ट्रांसफर होना ज़्यादा अच्छा होता है। और वहीं पे एक्यूफ्यूज में कोई भी वॉइड्स नहीं होते, तो परमेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है और पोरोसिटी भी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा वन ग्राउंड वाटर का पूरा कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, तो आई होप आप क्वेश्चन बन पाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आया तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।